बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर 25 की पार्ट 3 की वीडियो को। इस पार्ट में हम लोग इनहेल एनेस्थेटिक्स के मुख्तलिफ इफेक्ट्स देखेंगे और उनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि है मिनिमम एल्वेओलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपके पास ये ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही हो गया बात। अब हम समझते हैं कि मिनिमम एल्वेओलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन होती बेसिकली क्या है। ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट में हमने क्या बात डिस्कस की थी। हमने उसमें ये देखा था कि भाई कोई भी ड्रग कितनी जल्दी ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो हमने कहा था कि अगर तो वो ड्रग ब्लड के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है तो वो देर से ब्रेन तक पहुंचेगा, और अगर वो ब्लड के अंदर थोड़ा सॉल्युबल है, ज़्यादा गैस फॉर्म में रहता है, तो वो जल्दी ब्रेन तक पहुंच जाएगा। तो यानी कि ब्लड गैस कोएफिशिएंट हमें ये बात बताता था कि किसी भी ड्रग का ऑनसेट कितना क्विक है, कितनी जल्दी कोई ड्रग काम कर सकेगा, बस ये बताता था। सही। अब हम देखते हैं कि ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन चाहिए है ब्रेन के अंदर सेडेशन या ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है बात। अब हर इंसान के अंदर तरीके कुछ ना कुछ वेरिएशन भी होती है। किसी में ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी, किसी में थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए होगी। अब उसको समझने के लिए हमने किया क्या, हमने ये क्या कि जी थोड़ा ऐसा करते हैं मिसाल के तौर पे। मैं मिसाल देता हूँ आपको। 100 लोग ले लिए, ठीक है, और 100 लोगों को हमने आहिस्ता आहिस्ता ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो लंग्स के अंदर बढ़ाना शुरू कर दी। हमने कहा भाई 100 लोग थे, ड्रग की कंसंट्रेशन जब हमने 10 मिलीग्राम या पार्शियल प्रेशर में होता है बेसिकली 10 mmHg हुआ तो कोई किसी को कोई असर ही नहीं हुआ। ठीक है। हमने असर किस बात को मानना है, जब पेशेंट पेन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ दे तो हमने कहना लो भी एनेस्थेटिक में अपना इफेक्ट कर दिया। अब मेरे पता है एनेस्थेटिक के मुख्तलिफ इफेक्ट्स होते हैं ना। पहले को पता है पेन छोड़ता है, फिर कोमा में जाता है, और इस तरह मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं। तो हमने स्टैंडर्ड किसको बनाया हुआ है, जब पेन फील होना बंद हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब जनाबे वाली एल्वेओलाई के अंदर जो आपके पास वो कंसनट्रेशन है गैस की, वो तो थी। अब हमने एनेस्थेटिक्स की कंसनट्रेशन बढ़ाना शुरू कर दी, मजीद बढ़ाई 20 पे। मिसाल के तौर पे 100 लोग थे ना टोटल, उन 100 में से 10 लोगों में पेन ख़त्म होना शुरू हो गई। ठीक है। हमने कहा यार डोज थोड़ी और बढ़ा के देखो। 30 जब हमने डोज दी ना, तो 100 में से तकरीबन 15 लोग थे जिनके अंदर काफ़ी हद तक कह लो पेन ख़त्म हो गई। ठीक है। हमने करते करते डोज बढ़ाते गए, कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक इन द लंग्स को इंक्रीज़ करते गए। जब कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक इन द लंग्स 35 हुई, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, 35 हुई, तो 100 में से 50 पीपल यानी कि 50% लोग जो हैं उन्होंने पेन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। तो हमने कहा बस ये डोज ठीक हो गई, ये एक आके पता गया। तो वो कंसंट्रेशन, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन पेन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ दे, इसको हम नाम देते हैं मिनिमम ये जो है मिनिमम एल्वेओलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, या मैक, मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन। सही होगी बात। तो ये वो कम से कम कंसंट्रेशन है जिस कंसंट्रेशन पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन पेन को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इससे हमें पता क्या चलता है, जितनी थोड़ी कंसंट्रेशन पे पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड करेगी उतनी ड्रग की पोटेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है। पोटेंसी का मतलब ये होता है, तो आप कह सकते हो कि पोटेंसी इज इक्वल्स टू 1/मैक। ये वाला फॉर्मूला मैंने कार्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वैसे एमसीक्यूज में कई दफ़ा आ जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। पोटेंसी इज इक्वल्स टू 1/मैक। कोई भी ड्रग उतना ज़्यादा पोटेंट होता है जितनी थोड़ी कंसंट्रेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाए हाफ पॉपुलेशन के अंदर। सही के बाद, और हर ड्रग का कोई ना कोई मिनिमम कंसंट्रेशन होती है, हर ड्रग की एक पर्टिकुलर पोटेंसी होती है। ये अलग बात है कि लोगों पे भी डिपेंड करता है, पेशेंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैक को इंक्रीज़ भी कर सकती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मिनिमम इनहिबिटरी या एल्वेओलर कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ भी कर सकती हैं। कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ करती है, कौन सी चीज़ें डिक्रीज़ करती हैं, इसको हम ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर दूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब NO, निट्रस ऑक्साइड, NO की पोटेंसी काफ़ी थोड़ी होती है। क्या मतलब, NO की ज़्यादा कंसनट्रेशन चाहिए होती है हमें इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी NO का मैक हाई है। ठीक है, मैक हाई है इसलिए पोटेंसी लो है। तो NO, निट्रस ऑक्साइड की ज़्यादा कंसनट्रेशन चाहिए है हमें एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि जो दूसरे ड्रग्स आते हैं आपके पास एसोफ्लोरिन और ये दूसरे जो फ्लोरेटेड हेलोजिनेटेड वाले ड्रग्स थे, उनकी हमें थोड़ी कंसनट्रेशन चाहिए होती है, यानी कि उनकी पोटेंसी हाई है, बहुत पोटेंट है वो ड्रग्स। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे हो सकते कंफ्यूज हो। आप एक बात क्या सोचो यार, हमने पहले कहा था कि NO जो होता है वो चूंकि ब्लड के अंदर लेस सॉल्युबल होता है, उसका ब्लड गैस कोएफिशिएंट लो होता है, इसलिए NO जल्दी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जल्दी ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो NO जल्दी ब्रेन तक पहुंचता है, ये बात पहले की थी। और अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि NO की ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए।
यानी कि जल्दी काम कर रहा है लेकिन पोटेंसी लो है। ये क्या मजाक वाली बात है यार। देखो बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक बिल्डिंग में आग लग गई है, हमने आग बुझानी है, ठीक है। आग बुझाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि बंदे जो हैं बाल्टी लेके भागे पहुँचे, और दूसरा ये है कि फायर ब्रिगेड आ जाए, ठीक है। तो बंदे जल्दी पहुँचेंगे या फायर ब्रिगेड जल्दी पहुँचेगी? अब जाहिर बात है बंदे जल्दी पहुँचेंगे, ठीक है। तो बंदे क्विकर होते हैं, जल्दी पहुँच जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है वो छोटी छोटी बाल्टी उठा के भागे भागे पहुँच गए, सही। फायर ब्रिगेड देर से आता है। अच्छा, अब एक और सवाल, बंदे ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकेंगे या फायर ब्रिगेड ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकेगा? तो आप कहेंगे जाहिर बात है फायर ब्रिगेड इफेक्टिवली काम कर सकेगा, ठीक होगी ना बात। तो ऑल्दो बंदे जल्दी पहुंच जाते हैं लेकिन इफेक्टिव ज़्यादा फायर ब्रिगेड है। वेरी सिमिलरली, एनओ का ब्लड गैस कोफिशिएंट लो है, इसका मतलब है एनओ जल्दी ब्रेन तक पहुंच जाता है, लेकिन एनओ की पोटेंसी भी लो है, जिसका मतलब है कि एनओ ज़्यादा डोज में देना पड़ता है। इसकी हाई कंसंट्रेशन चाहिए होती है ब्रेन में एनर्जीजिया प्रोड्यूस करने के लिए, पेन को ख़त्म करने के लिए। हाँ अलबत्ता जब आप वो हाई डोज दे दोगे तो बड़ी जल्दी काम करेगी। ओके की बात समझ में आ गई। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग सी बात उन्होंने ये भी बताई हुई है कि एनओ हमें इतनी हाई डोज में चाहिए कि प्रैक्टिकली इतनी हाई डोज पॉसिबल नहीं है। अब जारी बात है आपने बंदे को कुछ ना कुछ सांस में ऑक्सीजन तो देनी है ना जिंदा रहने के लिए, अब टोटल एनओ तो नहीं ना दे दोगे। तो यही होता है आमतौर पर कि कोई ना कोई इंट्रावीनस भी एनेस्थेटिक दिया हुआ होता है, उसके साथ मिला के एनओ दे रहे होते हैं। सिर्फ एनओ से हम इतनी हाई डोज ऑफ एनओ दे नहीं सकते कि बंदा, देखो ना, अब 760 ईयर्स में एक हद तक आपको ऑक्सीजन भी देनी है, नाइट्रोजन भी देनी है, ये तो नहीं कि आप एनओ भर दोगे, भर दोगे, सही होगी बात। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हम पोटेंसी कैसे मेजर करते हैं, तो वो मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन से, और ऑनसेट कितनी देर में होगा ये कैसे मेजर करते हैं, तो वो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने थोड़ा रिपीट कर दिया, इसको थोड़ा इलेबोरेट कर दिया। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैथ को कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ी कंसनट्रेशन भी काम कर जाती है, यानी कि मैक कम होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर मैक कम होता है, आप कह सकते हो पोटेंसी ज़्यादा होती है। ऑल राइट, तो एक तो प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा होती है, दूसरा एल्डरली पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होती है, बच्चे हों, यंग अडल्ट हों, उनके अंदर इसकी मतलब पोटेंसी ज़्यादा होती है, या कह लो कि थोड़ी कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, सही होगी बात। ये तो वो, अच्छा फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें ज़्यादा कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पे कोकेन टॉक्सिसिटी होगी तो मैक बढ़ जाता है, ज़्यादा कंसनट्रेशन में एनेस्थेटिक देना पड़ता है। इसी तरह से क्रोनिक एथेनॉल एब्यूज़ हो तो उसमें ज़ाहिर बात है पेशेंट ज़रा आदी हो चुका हुआ होता है, तो उसमें भी ज़्यादा डोज देनी पड़ती है, पोटेंसी कम हो जाती है। वेरी सिमिलरली हाइपरथर्मिया के अंदर भी यही सीन है, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया हुआ हो, हाइपरथर्मिया में भी हमें ज़्यादा कंसनट्रेशन देनी पड़ती है। तो कौन कौन सी चीज़ें जो कि मैक को इंक्रीज़ करती हैं, ये बातें मिनी कार्ड में नहीं लिखी हुई, नोट करनी तो इन्हें नोट कर लो। नंबर 1 मैंने आपको बताया है कोकेन टॉक्सिसिटी, नंबर 2 क्रोनिक एथेनॉल अब्यूज़ करने वाला, और नंबर 3 हाइपरथर्मिया, ठीक है। और मैक को डिक्रीज़ क्या क्या चीज़ें करती हैं, एक तो प्रेगनेंसी, दूसरा एल्डरली, तीसरा यंग। ओके बात, वेरी गुड। अच्छा, अब एक और बात ये भी है कि दो एनेस्थेटिक्स को मिला के भी आप मैक पूरा कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखो जी, एक ड्रग ए है, इसकी मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन यानी कि इसका मैक है 30, सही हो गया। दूसरा है ड्रग बी, और ड्रग बी का मैक है यानी मिनिमम कंसंट्रेशन है 80, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि ड्रग ए 30 हो तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता है 50% लोगों में, और ड्रग बी 80 हो तो इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता है। हम इसकी 30 की बजाय 15 दे देते हैं, तो 15 आप कह सकते हो मैक का हाफ है, मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन का हाफ है, तो 0.5 मैक हो गया, ठीक है, 0.5 मैक हो गया। और साथ में हम ड्रग बी भी दे देते हैं। ड्रग बी कितना देते हैं, 40, सही, यानी हाफ, तो 0.5 मैक ये दे दिया। अब 80 ड्रग बी भी काम कर सकता था, 30 ड्रग ए भी काम कर सकता था, ठीक है। हमने इसका भी आधा दोनों दे दी पेशेंट्स को, तो 0.5 प्लस 0.5 टोटल 1 मैक बन जाएगा, यानी इस पेशेंट के अंदर एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इनका एडिटिव एक्शन होता है, ये नहीं है कि आप कहोगे नहीं जी जब ये 80 होगा तभी है, भाई जारी सी बात है, चलो ये काम कुछ कर लेगा, कुछ ये काम कर लेगा, दोनों मिलजुल के भी काम कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स मिलजुल के काम भी कर सकते हैं, इनका एडिटिव एक्शन भी होता है। ये वाली बात थी जो यहाँ पे इस पॉइंट में डिस्कस की हुई थी। यहाँ पे आपके पास मिनिमम एल्वेओलर कंसंट्रेशन कंप्लीट होती है, फिर के बाद इसकी जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी।
अब आ जाते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ इनहेल एनेस्थेटिक्स की तरफ। इफेक्ट्स इन्होंने यहाँ पे आपको 2-3 सिस्टम्स के ऊपर मेनली बताए हुए हैं। एक तो हो गया सी एन एस के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। यार सी एन एस के ऊपर जो इसके इफेक्ट्स हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग से किस्म के हैं। देखो एक तो होता है आपके पास मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, आपका सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट, यूँ एस सी एम आर कह लो। ये बिग कैट्स में बात लिखी हुई है, तो थोड़ी सी मैं कॉन्सेप्ट आपको बिग कैट्स से बता रहा हूँ, फिर मिनी कैट्स की तरफ आते हैं। अब जितना मेटाबॉलिक रेट कम होगा, जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो ऑफ द ब्रेन उतना ही कम होगा, सही। दूसरी तरफ आपके ये एनेस्थेटिक्स होते हैं, ये कॉज करवाते हैं वेजोडाइलेशन, ठीक है, सेरेब्रल ब्लड वेसल की वेजोडाइलेशन करवाते हैं। अब जितनी वेजोडाइलेशन ज़्यादा होगी, ब्लड फ्लो भी उतना ज़्यादा होगा। कॉमन सी बात होगी ना, मेटाबॉलिक रेट जितना कम होगा ब्लड फ्लो कम होता चला जाएगा, वेजोडाइलेशन ज़्यादा। अच्छा, अब होता क्या है, जब ड्रग हम थोड़ी कंसंट्रेशन में देते हैं, यानी कि 0.5 मैक पे आप समझ लो, ठीक है, 0.5 मैक पे देते हैं, तो ये वाला काम ज़्यादा होता है, वेजोडाइलेशन बहुत थोड़ी होती है, ठीक होगी बात। यानी कि ब्लड फ्लो कम करने वाले इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाने वाले इफेक्ट्स कम होते हैं। तो ओवरऑल हमारा सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ करता है इस कंसंट्रेशन पे, सही। और अगर बहुत हाई डोज में दे रहे हों, मिसाल के तौर पे 2 मैक दे रहे हैं, यानी कि मिनिमम कंसंट्रेशन का डबल दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वेजोडाइलेशन बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द डिक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। होगा ये भी, लेकिन वेजोडाइलेशन बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब है ब्लड फ्लो में इंक्रीज ज़्यादा होगा, डिक्रीज थोड़ा होगा। तो ओवरऑल आपके पास सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो एट हायर कंसंट्रेशन सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है इनहेल एनेस्थेटिक से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अलबत्ता अगर आप 1 मैक दो तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो पे इतना इफेक्ट नहीं आता, तकरीबन बराबर बराबर ही हिसाब रहता है। ओके की बात। तो ये तो मैंने एक वीडियो के बाद डिस्कस कर ली। ओवरऑल जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है वो एक ये हो गई कि एट हायर डोजेस सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ कर देता है आपके पास। सही हो गया, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर दिया। फिर उसके बाद वो एनफ्लोरेन का कह रहे हैं कि हायर डोजेस पे वो मसल ट्विचिंग वगैरह भी कॉज करवाता है, लेकिन ये बात खास तौर पे एनफ्लोरेन के बारे में ही है, सबके बारे में नहीं है। अच्छा जी, निट्रस ऑक्साइड जो है वो ये इफेक्ट्स बहुत थोड़े रखता है। ये उल्टे सीधे जो काम है ना सेरेब्रल ब्लड फ्लो पे जो एक्शंस वगैरह है वो थोड़े रखता है, ज़्यादा ये आइसोफ्लोरेन और ये चीज़ें ही कर रही होती हैं। ये तो होगा आपके पास सीएनएस इफेक्ट्स। फिर आते हैं कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स की तरफ। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स में बड़ी सिंपल से हैं भाई। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को कम करेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो क्योंकि वेजोडाइलेशन वगैरह कॉज करवा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर वगैरह को कम कर रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बात बता दी आपको मायोकार्डियल डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि ये भी कम हो गया। ओवरऑल आप कह सकते हो कि नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी भी कम हुई है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिप्रेशन कॉज कर रहा है, ठीक होगी बात। प्रेशर को भी कम कर रहा है, हार्ट के उसको भी कम कर रहा है, इसी तरह से पेरिफेरल वेजोडाइलेशन वगैरह भी कॉज करवा रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी निट्रस ऑक्साइड ये वाले काम कम करेगा, जो हमारे दूसरे हेलोथेन वगैरह हैं वो ये वाले काम ज़्यादा करते हैं। सही हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ हद तक आपके पास मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करते हैं कि कैटेकोलामाइंस के बदले वो रिदमिक्स जो होते हैं वो वाले मतलब एरिथमियाज वगैरह होना शुरू हो जाए, तो उसकी तरफ भी काम कर रहे हैं। तो मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी अच्छा खासा बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। तीसरा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट्स। तकरीबन सारे इनहेल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो ब्रोंको डायलेशन कॉज करवाते हैं, ब्रोंको डायलेशन। सही होगी बात। यहाँ पे उन्होंने कुछ एक आधी एक्सेप्शन भी लिखी हुई है कि भाई वो है जो कि ब्रोंको डायलेशन नहीं कॉज करवा रहा। बाकी सारे अब जैसे डेस्फ्लोरेन वो कह रहे हैं क्योंकि पल्मोनरी इरिटेशन करवाता है तो वो ब्रोंकोस्पैज्म करवा देता है, वरना बाकी सारे जो होते हैं ब्रोंको डायलेशन ही करवाते हैं। सही हो गया। अब इसमें ना कुछ तो ऐसे होते हैं उनकी इतनी पंजेंट स्मेल होती है कि उसकी स्मेल की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या ये होना शुरू हो जाता है, जैसे डेस्फ्लोरेन और इसी तरह से आइसोफ्लोरेन भी, ठीक है। ये अपने स्मेल की वजह से इस तरह की हरकतें करते हैं, सही। और बाकी फिर तो स्मेल वाले हम इतने प्रेफर नहीं करते, जो दूसरे हैं वो हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वेंटिलेटरी डिप्रेशन, बल्कि सारे ही वेंटिलेटरी डिप्रेशन भी कॉज करवाते हैं, सही। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है भाई, इनहेल एनेस्थेटिक्स रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादा सांस लेता है इंसान, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से सांस लेता है, ठीक, लेकिन टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं। क्या मतलब हुआ, पहले आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, ठीक है, ऐसे ले आप ले मिसाल के तौर पे जी ये आप सांस ले रहे हो, ठीक है जी। अब क्या होना शुरू हो गया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा लेकिन टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये जो वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा,
ओके ओके बात। तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने की वजह से हम कहते हैं कि भाई ओवरऑल ब्रीदिंग बढ़ जानी चाहिए, लेकिन टाइडल वॉल्यूम कम होने की वजह से हम कहते हैं ब्रीदिंग कम हो जानी चाहिए। तो इनमें से कौन सी चीज़ डोमिनेट करती है? ये वाली चीज़। टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा कम होता है तो ओवरऑल रेस्पिरेशन जो होती है वो कम हो जाती है, ओवरऑल ब्लड का जो सॉरी जो गैसेस एक्सचेंज है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर कैपनिया हो जाएगा, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी और वो वाले मसले भी आएंगे हमारे पास। तो आप कह सकते हो कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी आपके पास तकरीबन सारे ही कॉज करवाते हैं। ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करवाते हैं आइसोफ्लोरेन और एनफ्लोरेन। ओके ओके बात, तो उनको हम थोड़ा कम यूज़ कर लेंगे। उसके अलावा म्यूकोसिलरी डिप्रेशन भी कॉज करवाते हैं, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस हो सकती है जब एनेस्थीसिया के एंड में। आपको पता है यहाँ पे आपके पास सीलिया होते हैं छोटे 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 हमारे एयरवे के अंदर, जो कि म्यूकस को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो जब सीलिया का एक्शन कम हो जाएगा एनेस्थेटिक्स की वजह से, तो जाहिर सी बात है म्यूकस जो है वो अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से और बहुत सारे मसले जन्म ले सकते हैं। म्यूकोसिलरी डिप्रेशन का जिक्र भी कर्जल में हुआ हुआ है, ये शायद लिपन कॉट में लिखा हुआ था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ एनीवेज। और कौन कौन सी टॉक्सिसिटी होती है जी? हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करते हैं, खासतौर पे जो पोर्टल वेनस ब्लड जा रहा होता है उस ब्लड को भी ये काम कम कर देते हैं। सही। और एक और बात याद रखो, पार्ट 1 की वीडियो में हमने कहा या पार्ट 2 की वीडियो में हमने कहा था, हेलोथेन मेटाबोलाइज होता है इनटू हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो वो हेलोथेन के मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के अलावा एक और चीज़ आ गई आपके पास, हेपेटोटॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी। फिर आ जाती है आपके पास रीनल डिप्रेशन। जनाब वाली ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम करते हैं आपके पास, जिसकी वजह से यूरिन की प्रोडक्शन वगैरह भी कम हो जाती है, तो रीनल डिप्रेशन भी आ गया। सही हो गया। और फिर वो यहाँ पे कह रहे हैं कि निट्रस ऑक्साइड से जब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है तो जाहिर बात है निट्रस ऑक्साइड आ रहा है, अब इसमें मेथियोनिन सिंथेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी, और मेथियोनिन सिंथेज की एक्टिविटी कम होने का मतलब है मैकेलोब्लास्टिक एनीमिया। जब भी जाहिर बात है मेथियोनिन सिंथेज। सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। जनाबे वाली टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, हाइपरथर्मिया के नाम से जाहिर है। इंक्रीज क्यों करता है? मसल्स के अंदर उल्टी हरकतों की वजह से। होता बेसिकली क्या है, स्केलेटल मसल्स के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर आपको पता है रैनोडीन रिसेप्टर्स होते हैं। ये रैनोडीन रिसेप्टर्स ज़्यादा काम करना शुरू हो जाते हैं और कैल्शियम का रिलीज बढ़ा देते हैं। तो दो रिसेप्टर्स के मसले हैं, एक रैनोडीन रिसेप्टर का मसला है, दूसरा एल टाइप कैल्शियम चैनल्स का मसला है। ओवरऑल ये है कि स्केलेटल मसल के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर पता है कैल्शियम की वजह से स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो जब स्केलेटल मसल के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कॉज करवाएगा और टेम्परेचर का इंक्रीज कॉज करवा देगा। एमएलई के हिसाब से या वैसे जो एक क्लिनिकली जो बात आती है ना आपको कि पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से होगा, तो एक तो टेम्परेचर बहुत हाई हुआ होगा और उसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस बॉडी में इंक्रीज़ की हुई होंगी, ख़ास तौर पे जॉ मसल की, जो मैसेटर मसल है ना उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, च्यूइंग मूवमेंट जो है वो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई होगी, जॉ ज़रा सख्त हुआ हुआ होगा। तो मेरे हाइपोथर्मिया के अंदर ये मैंने आपको एक टिपिकल बात बता दी है। ट्रीट इसको कैसे करते हैं? ट्रीट करने के लिए हम रैनोडीन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं कि यार ये को ज़्यादा काम करे ना, रैनोडीन रिसेप्टर के ज़्यादा काम करने की वजह से कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है ना स्केलेटल मसल में, तो रैनोडीन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होते हैं जिसका नाम है डेंट्रोलीन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स खास तौर पे एनओ के अलावा जो दूसरे वाले हैं वो आपके पास मैलेरियन हाइपोथर्मिया करवाते हैं। और एक और मैं देखिए बताऊँ, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो है ना सक्सिनल कोलिन, वो भी करवाता है। तो जो अगर हम इन दोनों को मिला के दे दें ना, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट और इनहेल एनेस्थेटिक, तो फिर तो भाईजान आपने पक्का काम करवा छोड़ा ना मैलेरियन हाइपोथर्मिया का। अच्छा, तो अगर इन दोनों को मिला के दे दें तो मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के चांसेस बढ़ जाते हैं और मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया को ट्रीट करते हैं विद डेंट्रोलीन। लेकिन याद रखना, हर इंसान में नहीं होगा मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया। जिस इंसान के रैनोडीन रिसेप्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी उन्हीं लोगों में होगा। ठीक है, तो यानी कि कुछ लोगों में म्यूटेशन होती है। अब जिस तरह एस्प्रिन से एलर्जी हर एक को तो नहीं होती ना, कुछ लोगों के अंदर पोटेंसी होती है, उनमें होगी। तो वेरी सिमिलरली मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया हर एक में नहीं होता। सही की बात। ओवरऑल हम देखें तो तकरीबन सारे ही सिस्टम्स को डिप्रेस कर दिया यार। आपके पास सीएनएस था, डिप्रेस हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था, डिप्रेस हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, डिप्रेस हो गया, और रीनल भी डिप्रेस हो गया, पैराडॉक्सिटी भी हो गई। तो पीछे रह गया, मतलब सारे अगर आप देखो ना वाइटल जो सिस्टम्स हैं आपके पास, और तकरीबन सबका डिप्रेशन कॉज कर रही होती है। सही। जो थोड़ी बातें ज़रा जहन में रखना इंपॉर्टेंट है, सही में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है। ओके ओके बात। इसी तरह ब्रोंको डायलेशन हो रही है, लेकिन टाइडल वॉल्यूम कम हो रहा है और मिनट वेंटिलेशन कम हो रही है। सही की बात। तो ये कुछ थोड़ी बहुत ही अहम बातें थी आपके पास याद रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।